आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज की इस वीडियो में भाई साहब हम लोग हिंदी को देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पिछले 4-5 वीडियो में एसएसटी के 4 सब्जेक्ट का जितना भी उसके बाद एक वीडियो जो था आपदा प्रबंधन का, हमने क्या किया हुआ था जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको कवर किया, उसका पोस्टमार्टम किया। इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया हुआ था, जो इम्पोर्टेंट था बोर्ड मॉडल, सारे क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम किए। हम बोले हुए थे आपको कि बस आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव कवर करना है, तो बस इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आपको दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, आपका काम चल जाएगा। आपका काम इससे निकल जाएगा, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। अब जो है हिंदी का आज के इस वीडियो में हिंदी के गद्य भाग जो है, हिंदी में 2 भाग है, गद्य और पद प्लस एक वर्णिका हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गद्य भाग का जितना इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बवाल क्वेश्चन्स है, उसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, आप उतना कवर कीजिए। इससे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, इससे ज़्यादा आप सोचिए मत। बस इतना कवर कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए बिना किसी समय गँवाए मिलकर मचाते हैं बवाल भी बहुत सारा सवाल। आप लोग सोच रहे होंगे भाई साहब कि इसमें मेरा स्पीक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? भाई साहब वीडियो वगैरह थोड़ा-सा कटने में वाईफ़ाई वगैरह काम नहीं कर रहा, तो इसलिए थोड़ा-सा देखें कि हम यहाँ पर वीडियो ऐसे ही आज बनाते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। बट कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे हिंदी से रिलेटेड आज जो है बेसिकली केवल गद्य भाग को, गद्य खंड को गद्य भाग को हम लोग क्या करेंगे इसमें यानी कहानी वाला जो पार्ट है 12 चैप्टर टोटल है और इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका हम लोग बवाल मचाएँगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग गद्य भाग को देखते हैं, गद्य खंड को देखते हैं। ठीक है ना? और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई साहब बस आप इसका नोट्स बनाइए और इतना को रट जाइए एकदम बिल्कुल घोर के पी जाइए भाई साहब। उसके बाद हम लोग व्याकरण को भी लाएँगे, एक-एक टॉपिक करके मस्त वीडियो होगा, उससे रिलेटेड जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो आपको थोड़ा-सा उस पे मेहनत कर दीजिएगा, हिंदी का पूरा आपका कहानी समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम आपको क्या एक जो होगा सब्जेक्टिव का भी नोट्स बना रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसका भी वीडियो डालेंगे, बस आपका बेड़ा पार लग जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है क्या? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, ये भीमराव अंबेडकर को कहा गया था मानव मुक्ति का पुरोधा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक कि हमको लग रहा है इस साल ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछता है कि भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के पूछेगा किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है ना? मध्य प्रदेश कहेगा कि कौन सा क्षेत्र का नाम? तो महू, महू मध्य प्रदेश, महू प्रांत में मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, ठीक है ना? कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन कभी-कभी पूछता है कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इस तरह अगर पिता पूछता है तो बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना? अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होगा कि भीमराव अम्बेडकर साहब का मृत्यु कब हुआ था? तो आप ज़रूर याद रखिएगा भाई साहब दिसंबर दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। ये 3-4 क्वेश्चंस जो है आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं थोड़ा-सा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? कह रहा है क्या? जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? सही बात है। जाति प्रथा जो है भाई साहब ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जाति प्रथा जो है सिस्टम है वो हम लोग शुरू किए। लोगों के काम के आधार पर बाँट दिए कि भाई साहब दूध बेचने वाला दूधरिया हो गया, बस हम एक ने राय जी हो गए। नाई केस काटने वाला नाई हो गया, कपड़ा धोने वाला क्या हो जाएगा भाई साहब हम लोग बोलते हैं धोबी हो गया। तो ये सब हम काम के आधार पर जो बड़े उच्च उच्च जाति के जो लोग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय ये लोग बाँट दिया अपने फ़ायदे के लिए कि इस जाति का ये काम करेगा, ठीक है ना? तो और शुरू से ही जो निम्न जाति के लोग रहे, उनका हमेशा से शोषण होते आ रहा है हमारे सोसाइटी में, ठीक है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस का यहाँ पर देख रहे हैं जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। बिल्कुल, यहाँ पर क्या हो रहा है कि काम को जो है रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित होने का मतलब क्या है? कि मान लीजिए कोई भी है,
अगर धोबी का बेटा चाह रहा है हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो आराम से बन सकता है, काहे नहीं बन सकता है अगर उसके अंदर काबिलियत है। तो नहीं, हमारे समाज में क्या ऐसा अब तो बहुत ठीक हो चुका है क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। पहले ऐसी बात नहीं होती थी भाई साहब। पहले अगर धोबी का बेटा है तो धोबिये बनेगा, ठीक है ना? अगर धोबी का बेटा कोनो दोसर कुछ बन गया, बात समझे कि नहीं? तो फिर ओकरा से कोनो कामे नहीं कराएगा या सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। ऐसे लगता था कि समाज के सभी ठेकेदार सब वही हैं, बात समझे कि नहीं? लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वही समाज के ठेकेदार क्या करता था, हमारे समाज को लूटता था, हमारे समाज को जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे, इनका शोषण करते थे, इसीलिए तो उनकी स्थिति खराब हुई। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या करते थे, इन्हीं के हक के लिए, इन्हीं के मतलब कि समानता के लिए, इन्हीं के उद्धार उत्थान के लिए क्या करते थे, लड़ाई की। और उनके लिए जब संविधान बनाए तो उनके लिए लड़ के आरक्षण दिवाए ताकि इनकी स्थिति में सुधार हो और ये लोग भी आगे बढ़े समाज में। अगला क्वेश्चन क्या करें कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म जस्ट बात करें मध्य प्रदेश महू में मध्य प्रदेश हुआ था। महू एक जगह का नाम है, प्रांत का नाम है, ठीक है ना? गांव एक तरफ से कहिए तो गांव बेसिकली है महू नामक, और मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक है? वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, बाबा साहब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ओ भाई साहब, इसमें ऑप्शन ही नहीं डाला है। 14 अप्रैल 1891, याद रखिएगा। मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, एमपी में जन्म हुआ था, ठीक है ना? महू गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन होंगे भाई साहब? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आदर्श समाज आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व या भ्रातृत्व होगा, यानी भाईचारा पर आधारित होगा। फिर किसने किसने कहा था? तो कह रहा है कि एक आदर्श समाज होता है, ठीक है ना, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर आधारित होता है, ठीक है ना? ये भाई साहब भीमराव अंबेडकर बोले थे। स्वतंत्रता समानता का मतलब यहाँ क्या है? स्वतंत्रता का मतलब समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्र हो। समाज के कोई भी व्यक्ति जो है किसी से बात करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी पर क्वेश्चन उठाने के लिए स्वतंत्र हो। ये नहीं है कि निम्न जाति के है तो उसको हम बोलने नहीं देंगे, बोलने के लिए स्वतंत्र हो। समानता का मतलब हर किसी को समान अवसर दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। हर कोई हर काम कर सकता है जैसे मन करे, कोई भेदभाव नहीं होगा। भ्रातृत्व का मतलब समाज में लोग भाईचारा की तरह रह रहे हैं, मतलब कि उनमें भाईचारा का भाव होना चाहिए, भाई भाई की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग की भावना के मतलब भावना से रह रहे हैं। तो वैसा समाज जो होगा वो आदर्श समाज कहलाएगा। बस समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भाषण से संबंधित। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए कह रहा है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बेसिकली जो है ये एक प्रकार का बेसिकली जब वो भाषण दे रहे थे, बात समझे कि नहीं, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, उन्हीं का एक एक तरह का मानिए तो भाषण है जो बाद में इसको लिखा भी गया था। तो क्वेश्चन पूछता भी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसका है, तो ये एक प्रकार का भाषण है, भाषण, ठीक है ना? ये किसके द्वारा दिया जा रहा था? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये भाषण दिया गया, और उसी के बीच में से जो है ये जाति प्रथा इसी भाषण में वो जाति प्रथा के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना? और उसी जो है भाषण से कुछ पार्ट को काट करके एक चैप्टर बनाया गया, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। मतलब जाति प्रथा आया और उसके बाद लोगों को काम को बांट दिया गया, भाई तू सोनार है तो तू ज्वेलरी बना, तू लोहार है तो तू लोहा का सामान बनाओ, बात समझे कि नहीं, तू कुम्हार है तो तू बर्तन बना, ठीक ऐसे बांट दिया गया। और ये बांटा कौन? तो हमारे मतलब समाज में उच्च जाति के लोगों ने अपने फायदे के लिए बांटा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं। बात समझिए, बहुत गहरा वाला बात है। इसने यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं सब नए खराब नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल हमारे समाज में क्या होता है, लोगों को जो बड़े लोग होते हैं, गार्जियन टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना, उनका कहना क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, तो हम जो कहेंगे वो सही है। बात समझे कि नहीं? और तुम लोग तो भल का लइका है, तो तुम लोग कथी जानता है? जैसे आप अपने पापा अपने मम्मी से कोई राय दीजिएगा कि मम्मी ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे होगा तो ठीक रहेगा, तो तुरंत तुमको उसी समय दो चाटी मिलेगा, आया हमको सिखा नहीं
हैं, ऐसा होता है कि नहीं? बहुत बार होता है, आप कभी देखिएगा, कभी राय विचार दे के देखिएगा, मम्मी को दीजिएगा, हाथ में बेलना-वेलना ली होगी, चला देगी, बस हो गया। अब पापा होंगे, पटक देंगे उठा के नठी, बोलेंगे ससुरा हमरा समझा रहा है कि इतना बड़ा हो गए, इतना समय हम काट दिए हैं फ्री में। मतलब ऐसा लोगों का मानसिकता बना रहता है, जो कि बिल्कुल गलत है भाई साहब, ठीक है ना? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कालिदास। कालिदास ने ये बात बोला हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। देखिए लेखक के अनुसार जो मनुष्य का नाखून है ना वो पाश्विक प्रवृत्ति का यानी पशु के प्रवृत्ति को दर्शाता है, प्रवृत्ति को दर्शाता है। बात समझे कि नहीं? ये किसके प्रवृत्ति को? तो पाश्विक प्रवृत्ति को। ये थोड़ा सा गलती लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आलोक पर्व जो है शीर्षक निबंध ये किसकी रचना है भाई साहब? याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना? तो इसलिए याद रखिएगा नेवारी जो भाषा है बेसिकली ये देवनागरी भाषा में है, ठीक है ना? नेवारी भाषाएं किस भाषा में है? देवनागरी भाषा में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय लिपियों की खानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की खानी पुस्तक की रचयिता कौन है? यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा जो है गलती लिखा गया हुआ है। यहाँ पर ये कह रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी है ये कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गुनाकर मूले। भारतीय लिपियों की कहानी भारतीय लिपियों की कहानी के पुस्तक कौन सा है भाई साहब? याद रखिएगा गुनाकर मूले। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? ये भी क्या होगा आंसर आपका? गुनाकर मूले। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है दोहा कोश किसकी रचना है? भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोहा कोश किसकी रचना है। याद रखिएगा सरहपाद का है। किसका है? सरहपाद का है। ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या करें? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? देखिए कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या का मतलब जो मतलब चैप्टर लिखा गया हुआ है बेसिकली, वो जो है चैप्टर किस प्रकार का? कहानी है, भाषण है, इंटरव्यू है, क्या है? तो एक प्रकार का हमेशा याद रखिएगा निबंध है ये। नागरी लिपि क्या है? एक प्रकार का निबंध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है भाई साहब वो हमेशा आप याद रखिएगा दक्षिण भारत से मिला हुआ है। आरंभिक लेख कहाँ से मिला हुआ है? दक्षिण भारत से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए हिंदी तथा इसकी जो भी बोली है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिंदगी और जोंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोंक याद रखिएगा अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बहादुर को लेकर कौन आया था? देखिए बहादुर को जो लेकर आया था लेखक का साला, जो लेखक का साला था, लेखक की पत्नी का जो भाई था वही उसको लेकर आया, क्योंकि लेखक को क्या जरूरत था? एक नौकर की जरूरत था, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ रहा है क्या? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि किशोर कौन था। किशोर जो था वो लेखक का कौन था भाई साहब? पुत्र था। लेखक का कौन था? पुत्र था, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है क्या? बहादुर का पूरा नाम क्या था? देखिए बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था भाई साहब? ये दिल बहादुर। याद रखिएगा बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? देखिए युद्ध में मारा गया था। बहादुर के जो पिताजी थे वो युद्ध में मारे गए थे। कह रहा है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? देखिए जो लेखक का रिश्तेदार है वो बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाए थे। कितना रुपया? तो 11 रुपये चुराने का। अगला क्वेश्चन बहादुर पर कितने रुपए चुराने का? तो 11 रुपये चुराने का आरोप लगाए गए थे। बहादुर कितने वर्ष का था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि बहादुर कितने वर्ष का था? तो याद रखिएगा 12 से 13 वर्ष का। कितने वर्ष का था भाई साहब? 12 से 13 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि थी भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध का पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ जो है भाग्यवाद नहीं है, ये किस निबंध का है? तो परंपरा का मूल्यांकन, यानी परंपरा जो चैप्टर है ये निबंध है। किस प्रकार का ये चैप्टर है? तो निबंध है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पूछेगा जब रामविलास शर्मा का जन्म, तो 1912 ईस्वी, याद रखिएगा। इसका जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, जारशाही कहाँ था? तो याद कीजिए, हिस्ट्री वाले लोग तो सब पता होगा, रूस में जब वहाँ का राजा होता था उसको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। कह रहा है जीत जीत मैं निरखत हूँ, निरखत हूँ, निरखत हूँ, पथ के लेखक कौन है? अरे यार, पाठ होगा यहाँ पर। जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ के लेखक कौन है भाई साहब? देखिए, इस चैप्टर से भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना? हमेशा याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन बेसिकली है पंडित बिरजू महाराज के द्वारा, ये जीत जीत मैं निर्गत हूँ लिखा गया है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस खूब आता है, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना बहुत जरूरी है। कह रहा है पंडित बिरजू महाराज को संगीत, यहाँ पर होगा संगीत, संगीत नाटक अकादमी, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा, उनको 27 वर्ष की उम्र में क्या मिला था? उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ था, ठीक है? अगला क्वेश्चन का है क्या, बिरजू महाराज का तालीम किससे मिली थी? देखिए, बिरजू महाराज को जो तालीम मिली थी उनके बाबूजी से मिली थी। जब 9.5 वर्ष के थे तभी उनके बाबूजी मर गए थे। अरे बिरजू महाराज किस शैली के नाटक थे? तो बिरजू महाराज कथक के नृत्यकार थे, ठीक है ना, नर्तक थे। करा क्या, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? देखिए, शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा जी का क्या नाम था भाई साहब? याद रखिएगा, शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन का रहेगा, बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 बार क्वेश्चन बेसिकली पूछा हुआ है। बिंदु महाराज जी का जन्म जो था वो कब हुआ था? 1938 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1938 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके देहवासान हो गए, उनके पिता का देहवासान, उनके पिताजी मर गए थे 9.5 साल के थे तभी, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेगा, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली था? कथक अभी हम लोग जस्ट देख लिए। करेगा, लेखक अभिनयों का अभिनव क्या साथ लेकर आए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और रेप साथ लेकर आए थे। कह रहा है पिकासो की मुख्य कृति क्या है? देखिए, पिकासो की मुख्य कृति भाई साहब, मादा मोजेल द अविनियो, मादा मोजेल द अविनियो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अविनियो किस नदी पर स्थित है? देखिए, अविनियो बेसिकली रोन नदी पर स्थित है। अब पूछेगा अविनियो कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि अविनियो किस जगह पे स्थित है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा भाई साहब, वो फ्रांस में स्थित है। अविन्यू आ गया क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए किस जगह पे है? तो फ्रांस में स्थित है। ये ईसाइयों का एक मठ था। क्या था? तो ईसाइयों का एक मठ था। अगला, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए भागा था, क्योंकि वो 3 गो मछली खरीद के आया, जिनमें से जिंदा कितना था? क्वेश्चन पूछता है जिंदा मछली कौगो था? तो 2 गो था, ठीक है ना? इसमें से एक मछली लेकर के क्या किया? वो गया भागे, मतलब गया वहां पर कुआं में डालने के लिए, लेकिन उसके पीछे पीछे लेखक जो था उसका एक, लेखक के एक जो नौकर था जिसका नाम था भग्गू, भग्गू, ठीक है ना? तो भग्गू उसके पीछे पीछे आए आए करके भागता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, मछली शीर्षक पाठ, पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 गो मछली जिंदा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? भाई साहब, विनोद कुमार शुक्ल है, शुक्ला जी है। मछली ये नहीं खाते थे, इनके पिताजी। कहेगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि मछली चैप्टर में मछली कौन खाता था? बात समझिए, तो लेखक के पिताजी, लेखक का नाम क्या था? नरेन, ठीक है ना? लेखक का नाम क्या था? नरेन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? ये तो भाई साहब, प्रेमी का क्या नाम था ये तो सब किसी को ध्यान होगा जब भी पढ़ा हुआ, क्योंकि ये सब बात देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन देते हैं, ठीक है ना? आप लोग देखते हैं, कमेंट बॉक्स में छापिए भाई साहब। कह रहा है लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के पिताजी खाते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे। ध्यान रखिएगा, कहेगा क्या, संतु जो है वो भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हुआ था? तो मकान के नीचे भाई साहब, मकान के यहाँ पे क्या होगा? मकान के नीचे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करेगा, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का? था मुहर्रम का। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? शहनाई से। करेगा, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये नौबत खाने की इबादत जो है
व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र, किसी व्यक्ति के चरित्र चित्रण के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है क्या, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में, महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष का जन्म हुआ था, जिनका नाम क्या था भाई साहब, आपको पता होगा। 2 अक्टूबर को 2 आदमी, एक तो गांधी जी, ठीक है, और शास्त्री जी। एक गांधी जी, दूसरे तरफ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। अगला, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, देखिए शिक्षा और संस्कृति गांधी जी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अर्थ था। देखिए आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो अर्थ था, हृदय की शिक्षा। लोगों को जो है एक प्रकार का ऐसा शिक्षा मिले जो उनके अंदर जो है करुणा, अपने देश के प्रति, अपने देश संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति उनके अंदर क्या हो, एक प्रकार का भाव उत्पन्न हो, लगाव उत्पन्न हो। नहीं तो गांधी जी हमेशा वेस्टर्न शिक्षा, जो पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा था जो था, उस हमें उसके खिलाफ थे। हमेशा क्यों खिलाफ थे, इसका कारण एक ही था। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को पढ़कर हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं, और हम उस सड़े हुए संस्कृति सभ्यता जिसमें कोई भी मान मर्यादा, किसी भी तरह का कोई भी संस्कार नहीं है, हम उसके तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है ना। जिससे हमारा समाज डे बाई डे क्या हो रहा है, दिन पर दिन खराब होते चला जा रहा है। कह रहे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, तो गांधी जी बेसिकली 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे थे, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आ गए भारत में। इसीलिए कहेगा भारतीय प्रवासी दिवस। तो 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है भाई साहब, अहिंसक शिक्षा। जिस शिक्षा में हिंसा के बारे में कोई पाठ नहीं पढ़ाया गया, जिस शिक्षा में व्यावहारिक नॉलेज दिया गया हो, उसी शिक्षा को गांधी जी क्या मानते थे, अच्छा शिक्षा मानते थे। अब यहाँ से पदखंड जो है, वो पदखंड शुरू होने वाला है। यहाँ इसके पीछे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हम लोग देख लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसके बाद जो होगा पद भाग को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पद के साथ, एकदम बवाल मचाते हुए उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भाई साहब। तब तक आप लोग रेडी रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।